मेरी बात मत मानो, आप खुद यहाँ देखो। मैं इनवाइट करूंगा रामदेव सर जो आपकी ये क्लास लेने वाले हैं। बोर्न की बात हो गई, ये मोराविया में इनका जन्म, ordained as a priest 1847 and took the name ग्रेगर। और वहीं पे उनको, क्योंकि भाई जिस बंदे ने जेनेटिक्स को डेवलप किया, आप पहले उसके बारे में जानो, उसकी लाइफ के बारे में जानो और फिर आप जेनेटिक्स पढ़ो। तो मेंडल ने ये बोला कि जब आप दो ट्रू ब्रीडिंग के बीच में क्रॉस करवाते हो तो F1 में सिर्फ एक ही टाइप का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेट जो है, जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगी, और उस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया। अगर आप ICAR JRF या ICAR PG 2026 या फिर 2027 प्लांट साइंसेज से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, या आपने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है और आप देखना चाहते हैं एक ऐसा मेंटरशिप प्लान जो आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे। IRI वाला आप सभी को पता है कि प्लांट साइंसेस में कोर्स चलाता है, लेकिन आप लोगों को कैसा पढ़ाएगा IRI वाला, कैसे उनके मेंटर्स हैं, उनके लिए आपको एक डेमो वीडियो चाहिए था। ये डेमो वीडियो आपको प्लांट साइंसेस के जो हमारे टीचर हैं, जो मेंटर हैं, वो आपको डिलीवर करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं कि 2026 का कोर्सेस ऑलरेडी रनिंग है, उसमें 2027 वाले बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं ताकि थोड़ी इनिशियल प्रिपरेशन हो सके, बाद में वो नेक्स्ट ईयर उसके लिए सिर्फ रिवीजन बचेगा। इन कोर्सेज में हम लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, इसके साथ साथ प्रिसाइज टॉपर्स नोट्स आपको मिलेंगे। हर वीक एक वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है हर एक मंथ के बाद। और जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑन एंड अराउंड फरवरी के आसपास हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप मिल भी रही है साथ के साथ, और आपको डाउट क्लासेस के लिए स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें इस साल के टॉपर्स ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3 इस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं और वो आपके डाउट सोल्व कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर प्लांट साइंसेस का ग्रुप तो बहुत, इसमें तो सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ही कंटेंट है, तो ऑब्वियसली IRI वाला आपको इनफ कंटेंट देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 क्लासेस है, 120 130 क्लासेस में आपका प्लांट साइंसेस का सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हमने कोर्स टाइमली स्टार्ट किया और हम टाइमली फिनिश करने में बिलीव रखते हैं, ताकि जो एस्पिरेंट है उसके पास इनफ टाइम बचे रिवीजन करने का और जल्दबाजी में कोई चीज कवर ना हो। इसीलिए आपको इनफ टाइम मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि ऑलमोस्ट वी आर प्रेडिक्टेबल इनफ कि 200 प्लस आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डिलीवर होंगी, और उसमें भी बेस्ट क्वालिटी टीचर्स होंगे आपके पास। बेस्ट क्वालिटी टीचर्स अगर मैं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानो, आप खुद यहां देखो। मैं इनवाइट करूंगा रामदेव सर जो आपकी क्लास लेने वाले हैं। रामदेव सर बेसिकली अभी तक अगर आप देखो, एक साथ उन्होंने जो हमारा UGC नेट विद एनवायरमेंटल साइंस, UGC नेट विद JRF इन एनवायरमेंटल साइंस और CSIR नेट इन लाइफ साइंसेज विद JRF, तो दोनों एक साथ क्लियर करे हैं, और वो आपको पोर्शंस पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स के पोर्शंस, और उनके अलावा भी बहुत सारी फैकल्टीज जो आपने देख रखी है ऑलरेडी, जो और आने वाली भी, उनसे भी अपन इंट्रोडक्शन कराते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करो, और अगर आप देखना चाहते हो कैसा पढ़ा रहे हैं तो इस 1 घंटे को आप देखो। अगर कोर्स लेना चाह रहे हो उससे पहले भी 1 घंटे इस लेक्चर को देखो, और सच में अगर आपके सोल में ये आवाज आए कि हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, मैं इन टीचर से पढ़ सकता हूं, मैं IRI वाला के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकता हूं, मैं टॉप रैंक ला सकता हूं, अगर ये कॉन्फिडेंस आए तब हमारा कोर्स ज्वाइन करना। कोर्स की प्राइसेस बहुत मिनिमल है, 3999 विद ऑफर प्राइसेस ऑफ ब्रीडर बैच, और सीनियर ब्रीडर बैच जो SRF के लिए वो 4999। बहुत अफोर्डेबल टीचिंग हम करवा रहे हैं, क्वालिटी टीचिंग। आप खुद देख लो, मेरी बात मत मानो, खुद देखो और फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वैसा ही सीन है। और शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा रामदेव सर को। रामदेव सर प्लीज कम। और आज आप क्या पढ़ाने वाले बच्चों को बेसिकली सर बता दीजिए। जी बिल्कुल। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रामदेव सारन है, और जैसा कि सर ने मेरे क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है, मैंने CSIR नेट क्वालिफाई किया JRF के साथ, और UGC नेट भी JRF के साथ क्वालिफाई किया। तो जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, और क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो हम पढ़ेंगे, एक पहली बात 1% भी आपके डाउट नहीं बचेगा कोई भी, और दूसरी बात कि यहाँ पे लेक्चर के एंड में हम आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो ICAR PG के पैटर्न के होंगे, JRF के, और ICAR SRF PhD के पैटर्न के भी क्वेश्चन होंगे।
एब्सोल्युटली सर। आप सिर्फ अभी डेमो वीडियोस में कराने वाले हो या हर क्लास में अपने हर कराते हो? क्लास में सर। हाँ, तो हर ये चीज क्लास क्लियर करा दें कि भाई हर क्लास में जो भी रामदेव सर क्लास लेते हैं उस क्लास में आपको लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलती है, ताकि आप उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। और सर ने जैसे बताया डाउट्स नहीं बचेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सर द स्टेज इज योर्स, आप क्लास लीजिए और बच्चों को बताइए कि आयरे वाला का क्वालिटी कैसी है। जी बिल्कुल। थैंक यू। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 99% मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप मेरे से जो पढ़ोगे, हमसे जो पढ़ोगे, वो आपका क्लास के अंदर ही आपका दिमाग में क्लियर कट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट आपको वो याद रहेगी चीजें, और आपको रिवीजन में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा उस क्लास को रिवाइज करने में। ठीक है, और पूरा जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लास के अंदर ही आपको याद भी करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको लगे कि बहुत हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ के बहुत ही सेटिस्फाइड हो कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हम आपसे सेटिस्फाइड है, तो आप हमारे कोर्स को जरूर जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, तो हम ये हमारे 2 बैच है। ठीक है, सर ने आपको बता दिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स से। कहां से स्टार्ट करते हैं? मेंडेलियन जेनेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में कौन सा आदमी आता है ना? स्टार्ट करते हैं, अब अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो जब जेनेटिक्स का हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है ना? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम हमारे दिमाग में आता है, जिनको जेनेटिक्स के पापा बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं भाई? जेनेटिक्स के पिताजी, फादर इनको कहा जाता है। तो कहानी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा फ्लैशबैक में। कहां लेके जाऊंगा? फ्लैशबैक में मैं आपको लेके जाऊंगा, और फिर उस फ्लैशबैक का भी फ्लैशबैक आपको दिखाऊंगा। तो अगर पहले फ्लैशबैक में जाए तो बात आती है 1900 की। कहां से बात स्टार्ट होती है भाई? बात स्टार्ट होती है 1900 से। 3 साइंटिस्ट आते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो, अभी बता देता हूं। पहला साइंटिस्ट था ह्यूगो डी व्रीज, है ना? ह्यूगो डी व्रीज कहां से था? हॉलैंड से थे भाई। कहां से थे? हॉलैंड से थे। ह्यूगो डी व्रीज ऑफ कोर्स वही जो म्यूटेशन से संबंध रखते हैं, जिन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया, म्यूटेशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। पहले साइंटिस्ट ये हो गए। दूसरे साइंटिस्ट है अपने कार्ल कोरेंस, और ये जर्मनी के थे। कहां के थे भाई? जर्मनी के थे। और तीसरे साइंटिस्ट जो है वो है एरिक वॉन शेमार्क, और ये ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे। तो जब फ्लैशबैक की हम बात करते हैं तो 1900 की बात है। 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेमार्क। ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड से थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी से थे, और एरिक वॉन शेमार्क थे आपके ऑस्ट्रिया से। कहां से थे? ऑस्ट्रिया से। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1900 में ये देखा, ये पता लगाने की कोशिश की कि जो हमारे ट्रेट्स है, जो हमारे कैरेक्टर्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स है, जो ट्रेट्स है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसमिट करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि भाई एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने माता पिता से उनके बच्चों में चलते हुए जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, उनके ट्रांसमिशन का पैटर्न कैसा होता है ना? पैटर्न कैसा होता है, उनके ट्रांसमिशन का पैटर्न कैसा होता है,
और किस अमाउंट में और कितने वो ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट थे इंडिपेंडेंटली, है ना, इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, मतलब ये एक दूसरे को जानते नहीं थे उस टाइम, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ह्यूगो डिवरीज अपना अलग काम कर रहा था, कार्ल कोरेंस अपना अलग काम कर रहा था, और एरिक वॉन शेमाक अपना अलग काम कर रहा था। तो इन्होंने पता लगाया कि ट्रेट भी कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन कैसे चलते हुए जाते हैं। तो क्या होता है, जब किसी भी नई चीज की डिस्कवरी होती है, कोई भी अपन नई चीज की डिस्कवरी करते हैं, किसी फिनोमिना की डिस्कवरी करते हैं, तो क्या होता है कि हम पहले के लिखे हुए लिटरेचर के अंदर, पहले के लिखे हुए रिसर्च पेपर के अंदर हम ऐसे रिसर्च पेपर खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने जो वर्क किया है वो वर्क पहले से किसी ने कर रखा है या नहीं कर रखा, और कर रखा होता है तो उससे क्या करते हैं, वो मिलान करते हैं कि अपनी जो फाइंडिंग्स है वो करेक्ट मैच कर रही है या नहीं कर रही, कितनी मैच कर रही है, कितनी फाइंडिंग्स नई मिली है हमको। तो जब उन्होंने ये पता लगाया कि कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से जनरेशन बाय जनरेशन कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि रिसर्च पेपर को खोजने की, डिस्कवर करने का प्रयास किया, कोशिश की कि कहीं ऐसा रिसर्च पेपर मिल जाए जिससे हमारी जो फाइंडिंग है वो क्या है, हम मिलान कर सके उसका। तो जब उन्होंने अलग अलग, इंडिपेंडेंटली थे ये, तो अलग अलग जब उन्होंने खोजा, जब उन्होंने डिस्कवर किया कि कोई फाइंडिंग मिले, तो उनको मिला मेंडल का पेपर। क्या मिला? मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल नाम का एक आदमी था जिसने साइंस में, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया था। क्या लाया था? एक रेवोल्यूशन लाया था, एक क्रांति लाई थी, है ना। देखो, साइंस के अंदर क्रांति, रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? उस आदमी की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना इनसाइटफुल वो व्यक्ति है, कितना इनसाइटफुल वो पर्सन है, और कितना अच्छे से वो अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उनकी फाइंडिंग को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है। स्किल पे डेवलप करता है, उसके ब्रेन पे डेवलप करता है, और ऑफ कोर्स मेहनत उसमें जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक ग्रेगर जोहान मेंडल नाम का आदमी था जिसने बहुत पहले 35 इयर्स अर्लियर ये फाइंडिंग्स दुनिया के सामने रख दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना पॉपुलर नहीं हुए, दुनिया ने उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। तो उनको पेपर कौन सा मिला? उनको पेपर मिला, उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन उस पेपर का नाम था, जो पेपर इन तीनों साइंटिस्ट लोगों को मिला। ये हो गई फ्लैशबैक की बात, ये हो गई फ्लैशबैक की बात। अब चलते हैं फ्लैशबैक के फ्लैशबैक में, है ना। अब हम बात करते हैं मेंडल की। किसकी बात करेंगे भाई? मेंडल की अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, है ना। चलो, ये है आपके मेंडल भाई साहब, जेनेटिक्स के पापा, जेनेटिक्स के पिताजी, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के काम से पहले जेनेटिक्स नाम की कोई ब्रांच नहीं थी। मेंडल के काम से पहले जेनेटिक नाम की कोई ब्रांच नहीं थी। बायोलॉजी में जेनेटिक्स नाम का कोई मतलब नहीं था, ऐसी कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। मेंडल आए और उन्होंने रेवोल्यूशन लेके आया, अपने एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके ये जेनेटिक्स नाम की एक नई ब्रांच बनी साइंस के अंदर, जो डील करती है कि कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। सॉरी भाई, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल।
और ये है भाई पी का प्लांट। आप सबको पता है इस पी प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, सबको पता है कि इस पी प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है। यही वो प्लांट है जिससे साइंस ऑफ जेनेटिक्स निकल के आया, यही वो प्लांट है जिससे साइंस ऑफ जेनेटिक्स निकल के आया। चलो ठीक, मेंडल्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल स्टडी ऑफ हेरिडिटी, पहले मेंडल ने हेरिडिटी पे स्टडी किया, उससे पहले हम मेंडल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? उससे पहले हम मेंडल की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ये जेनेटिक्स के पिताजी है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो इनके बारे में हमको पूरी नॉलेज होना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाई जिस बंदे ने जेनेटिक्स को डेवलप किया, आप पहले उसके बारे में जानो, उसकी लाइफ के बारे में जानो, और फिर आप जेनेटिक्स पढ़ो। ठीक है, तो मेंडल का जो बर्थ है, जो जन्म है, वो होता है 1822 के अंदर, है ना, 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी के अंदर मतलब 1822 के अंदर मेंडल का बर्थ होता है, मेंडल का जन्म होता है। बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 20 जुलाई 1882, 20 जुलाई 1882 में मेंडल का बर्थ होता है मोराविया के अंदर। कहां पे? मोराविया के अंदर। मोराविया नाम की एक जगह है जो उस टाइम हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आती थी। कौन से एम्पायर के अंदर आती थी? उस टाइम 1822 की बात हो रही है, उस टाइम 19th सेंचुरी के अंदर ये जो मोराविया प्लेस है वो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था, है ना, हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, मोराविया में उनका जन्म हुआ। ठीक है, और उनके जो फैमिली थी वो एक पुअर फैमिली थी, है ना, एक गरीब परिवार से मेंडल बिलोंग करते थे। और उनके पिताजी जो रहने खाने का जो साधन था वो एक ही साधन था, खेती करने का, फार्मिंग करने का। तो फार्मिंग किया करते थे और एनिमल्स को भी पाला करते थे। तो बचपन से ही मेंडल को प्लांट से, एनिमल से और नेचर के लिए बहुत ही लगाव था, बहुत ही पैशनेट थे ये नेचर के लिए, प्लांट्स के लिए, है ना, और एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो उनका जन्म हुआ मोराविया के अंदर और उनकी स्कूलिंग एक गांव के स्कूल से ही हुई, कोई वो हाई स्टडी उस टाइम तक कर नहीं पाए। जब वो 21 साल के हुए, जब वो 21 साल के हुए, 21 ईयर्स के हुए, तब वो मोराविया से कहां चले गए? वो मोराविया से चले गए ब्रुन, BRUNN। कहां चले गए? ब्रुन। अब इसका नाम है ब्रुनो, बर्नो, है ना, सिजेक रिपब्लिक, रिपब्लिक नाम का एक देश है, सिजेक रिपब्लिक नाम का एक जगह है, वहां पे ये है बर्नो। अभी इसको बर्नो बोला जाता है, उस टाइम ब्रुन बोला जाता है। तो जब ये 21 साल के हुए तब, है ना, तब कहां चले गए? ब्रुन। ब्रुन की एक जगह है, उसको एक मोनेस्ट्री है, ब्रुन में एक मोनेस्ट्री है ना। मोनेस्ट्री क्या होता है? जहां पे क्रिश्चियन लोग जाते हैं अपनी प्रेयर्स करने। और आपको पता है उस मोनेस्ट्री के अंदर जो मॉन्क वगैरह होते हैं, प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो ये चले गए उस मोनेस्ट्री के अंदर। ठीक है, 1847 में, 1847 के अंदर इनको मोनेस्ट्री के अंदर प्रीस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रीस्ट इन दी मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री के अंदर इनको क्या बनाया गया? प्रीस्ट बनाया गया। और प्रीस्ट बनने के साथ ही वो वहां की एक, कहां की? ब्रुन की एक हाई स्कूल में टीचिंग करवाया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। ब्रुन की एक हाई स्कूल थी, उसमें वो बच्चों को पढ़ाया करते थे और साथ साथ प्रीस्ट का भी काम संभाला करते थे। ऐसे ही कुछ सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, प्रीस्ट का काम करते रहे और बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाते भी रहे। ये बात होगी। अब बात आती है ना, ये देखो, बॉर्न की बात होगी, ये मोराविया में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना, ordained as a priest 1847 and took the name ग्रेगर, और वहीं पे उनको जो ग्रेगर नाम की जो उपाधि है वो मिली। अब 1851 के अंदर,
1851 के अंदर उनको कहां भेज दिया गया, उनको उस चर्च के थ्रू, उस मोनेस्ट्री के थ्रू, मोनेस्ट्री वालों ने, मोनेस्ट्री की जो कमेटी थी, उन्होंने मेंडल का पैशन देखा टीचिंग के लिए, उनका लगाव देखा, है ना, डेडिकेशन देखा, तो उन्होंने क्या बोले कि आपने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रखी है, तो आप अपना जो कॉलेज है वो आप कंप्लीट कर लो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर उनको 1851 के अंदर भेज दिया गया। 1851 में ग्रेगर जॉन मेंडल को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया, अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए भेज दिया गया। वहां पे उन्होंने 3 साल तक पढ़ाई की, 1851 से लेके 1853 तक उन्होंने वहां पे पढ़ाई की, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, किसकी बात हो रही है, किसकी पढ़ाई की उन्होंने, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की, है ना, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की उन्होंने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर। अब वो 1854 में वापस लौट के आए उसी चर्च के अंदर, 1854 में वापस उसी चर्च के अंदर, उसी मोनेस्ट्री के अंदर वापस लौटे, और वापस लौट कर उन्होंने सोचा कि अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, है ना, उनका नेचर के लिए लगाव बहुत पहले से था, बचपन से था, प्लांट्स के लिए लगाव। तो एक बार जब वो मोनेस्ट्री गार्डन में बैठे थे, तो ऐसे देख रहे थे कि ये ट्रेड्स जो इनके कैरेक्टर्स है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, किसी के भी ट्रेड्स हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाते हैं, है ना भाई। उन्होंने फ्लावर को देखा, प्लांट के फ्लावर को देखा, और वो हर बार, हर सीजन में जब उसको ग्रो करते हैं उसके सीड को, तो हर बार वो फ्लावर आता है, हर बार उसके कुछ ट्रेड्स आते हैं, जितनी पिछली बार हाइट थी उतनी हाइट इस बार है। तो उन्होंने ट्रेड्स को देखा और उन्होंने देखा कि ये जनरेशन बाय जनरेशन जाते कैसे हैं, ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ऐसी क्या मैकेनिज्म होती होगी जिससे एक पीढ़ी से दूसरी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, ये कैरेक्टर्स, ये ट्रेड्स जाते रहते हैं। तब उन्होंने क्या किया कि मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट और पता लगाऊंगा कि ये ट्रेड्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे, इनका पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, कैसे होता है, कौन सी मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना। क्या चुना, अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया पी प्लांट को, है ना, ये जो आप जगह देख रहे हो वो कौन सी है, ब्रोन है, मोराविया है, कौन सी है, मोराविया, अभी की पिक्चर है ये। तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट को क्या किया, सिलेक्ट किया कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट अपने को कौन सा चुनना है, पी प्लांट चुनना है। ये देखो, पहले आप ये देखो, ये है वो मोनेस्ट्री, ये है वो मोनेस्ट्री, है ना, और ये मोनेस्ट्री का गार्डन है जहां पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, ये है मोनेस्ट्री का गार्डन जहां पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर, पी प्लांट। ठीक है, चलो, तो अब मेंडल को करना था अपना प्लांट सिलेक्ट, तो उन्होंने अपना जो प्लांट है वो सिलेक्ट किया पी को एज ए प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया कि हम करेंगे पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, कुछ रीजन रहे होंगे कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। पी प्लांट, गार्डन पी की बात कर रहा हूं, स्वीट पी की बात नहीं हो रही है, गार्डन पी की। गार्डन पी जिसका नाम है पाइसम सटाइवा, बोटनिकल नेम पाइसम सटाइवा। ठीक है, गार्डन पी को उन्होंने एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को सिलेक्ट किया। अब क्या कारण थे कि उन्होंने पी को ही सिलेक्ट किया, तो सबसे पहले कारण की अगर अपन बात करें, है ना, रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, तो पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण यह था कि पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का एडवांटेज ये है, लाभ ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का कि अपन उनमें सेल्फिंग इजीली करवा सकते हैं। नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन होता है पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट के अंदर क्या होता है, नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो सेल्फिंग बहुत इजीली अपन करवा सकते हैं।
मतलब उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करेंगे और सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन इजीली होता है, नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन होता है। और क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली करवा सकते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन इजीली कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लावर का जो साइज है वो बड़ा होता है। फ्लावर साइज क्या होता है, लार्ज होता है। फ्लावर साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़े फ्लावर साइज होने की वजह से हम उनके जो एंथर्स है, इमेस्कुलेशन जिसको बोलते हैं, इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को रिमूव कर दो और फीमेल पार्ट को आप अफेक्ट मत करो, इसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। तो बड़े फ्लावर होने का लाभ ये है कि आप इमेस्कुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो, मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप इमेस्कुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो कि मेल पार्ट को आप बड़ी आसानी से हटा सकते हो, जिससे आप क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली इसके ऊपर करवा सकते हो। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण ये था कि जो लाइफ साइकिल है पी प्लांट की वो शॉर्ट है। पी प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, छोटी है। मतलब ये उगाने से लेके, सीड को जमीन में उगाने से लेके जब वापस सीड को लिया जाता है हार्वेस्टिंग करके, भाई सीड को उगाएंगे, प्लांट बड़ा होगा, मैच्योरिटी पे आएगा, हार्वेस्टिंग होगी और वापस सीड मिलेगा। सीड को उगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो इसका पीरियड है ना वो कम है, छोटा है। 3 से 4 महीने का ही इसका हार्वेस्टिंग जो लाइफ साइकिल का पीरियड होता है वो होता है 3 से 4 महीने का। तो मेंडल ने सोचा कि हम ज्यादा पीढ़ी को, ज्यादा जनरेशन को एक साल में उगा पाएंगे। एक साल में आप आराम से 2 से 3 जनरेशन इसको मान सकते हो कि 2 से 3 जनरेशन हम आराम से पी प्लांट से ले सकते हैं। तो एक कारण ये था कि इसकी लाइफ साइकिल है वो छोटी थी। आप इजीली एक साल के अंदर 2 से 3 जनरेशन को आप ले सकते हो। ठीक है, 3 कारण हो गए। चौथा कारण यह था कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहां पे क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहां पे ये है कि इसके अंदर, पी प्लांट के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर कोई भी मान लो, जैसे प्लांट हाइट अपन एक कैरेक्टर मान के चलते हैं, एक कैरेक्टर एक ट्रेट है प्लांट हाइट। तो जो कैरेक्टर है वो कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब एक दूसरे से एकदम अलग है। एक दूसरे से एकदम अलग कैसे, जैसे मान लो प्लांट की जो हाइट है वो या तो टॉल होगी या फिर ड्वार्फ होगी। इंटरमीडिएट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस प्लांट में नहीं है। आ रही है बात समझ में? मैं ये बोल रहा हूं कि जो प्लांट की हाइट है वो या तो टॉल होगी या फिर छोटी होगी, ड्वार्फ होगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, इनमें इजीली आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो कि एक पूरा टॉल है एक पूरा ड्वार्फ है, बीच वाला कोई नहीं। जैसे सीड कलर देखते हैं, तो सीड कलर या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा, या तो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। मतलब एक पूरा येलो सीड है एक पूरा ग्रीन सीड है, बीच का कोई कलर नहीं, बीच का कोई कलर यहां पे नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं ना। सीड शेप, जैसे सीड शेप मान लो, सीड का शेप या तो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा या फिर राउंड होगा, या तो पूरा राउंड होगा या पूरा रिंकल्ड होगा, बीच का कोई नहीं होगा कि राउंड रिंकल्ड बीच में मिक्स हो जाए। तो इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, जो एक दूसरे से प्रॉपरली एकदम डिस्टिंग्विशेबल हो, एक दूसरे से प्रॉपरली डिस्टिंग्विशेबल हो, जिससे अपन उनमें प्रॉपरली डिफरेंस क्या कर पाए, प्रॉपरली डिफरेंस कर पाए। ठीक है, 4 कारण हो गए। 5वां रीजन ये है कि इसको इजीली उगाया जा सकता है, इजीली ग्रो इसको आप कर सकते हो, आप इसको इजीली उगा सकते हो, आप गार्डन में इसको इजीली लगा सकते हो। कम जगह घेरता है ये, इसको जगह की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, आप गार्डन में इसको आराम से लगा सकते हो। ठीक है, गार्डन में आप इसको लगा सकते हो आराम से, और ग्रीन हाउस के अंदर, पोट्स के अंदर लगा सकते हो, है ना, पोट्स होते हैं ना, पोट्स के अंदर भी आप इसको इजीली लगा सकते हो, कम जगह ये घेरता है। 6ठा कारण, इसको न्यूट्रिएंट्स की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ होती है, ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती कि भाई अपने को बहुत मेहनत करना पड़े, बहुत ज्यादा इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती।
लो टू मॉडरेट इसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, लो टू मॉडरेट इसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे ट्रेड्स थे, ये सारी जो खूबियां हैं इस प्लांट के अंदर थी जो मेंडल को चाहिए थी, जिससे ये मेंडल के लिए एक आइडियल प्लांट बन गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्या बन गया? एक आइडियल प्लांट बन गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वर्कड विद गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, स्टडीड 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। अब मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया? 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। जैसे प्लांट हाइट हो गई, सीड शेप हो गया, सीड साइज हो गया, है ना, सीड शेप हो गया, सॉरी साइज नहीं, सीड कलर हो गया, प्लांट हाइट होगी, है ना, प्लांट हाइट होगी, ठीक है, सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, सीड कोट कलर हो गया, सीड कोट कलर हो गया, पोड शेप हो गया, है ना, कंस्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड, पोड शेप हो गया, पोड कलर हो गया, पोड का कलर येलो और ग्रीन, 6 हो गए। और एक और कौन सा था? फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है ना, या तो टर्मिनल एकदम टर्मिनल एंड पे जाके लगेगा फ्लावर, या फिर एक्सियल है, साइड बाय साइड लगते हुए जाते। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जिन्होंने मेंडल को लिया और उनके ऊपर स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया। कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1856 टू 1864, 8 साल तक, 8 years ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, है ना, 8 साल तक उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए। 8 years ऑफ हार्ड वर्क, जिसको बोलते हैं ना एक्सेस में हार्ड वर्क, सिर्फ उसी के ऊपर वो डेडिकेटेड रहे 8 साल तक। 1856 से लेकर 1864 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट की। रीडिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली इन 1900 बाय, इंडिपेंडेंटली वापस रीडिस्कवरी किसने की? वो जो फ्लैशबैक की हमने बात की थी, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेमाक। चले भाई आगे, चलो चलो ट्रेड्स किया। और इन्होंने किस लिए ये एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि उनको पता लगाना था कि ये जो ट्रेड्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। और उन्होंने प्रिंसिपल बनाए उनसे, है ना, जो एक्सपेरिमेंट किए उनसे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ऐसे प्रिंसिपल बनाए, ऐसे लॉज दिए जिनके ऊपर पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है, जिनके ऊपर क्या टिकी हुई है? पूरी जेनेटिक्स टिकी हुई है, ठीक है। मेंडल वर्क एक्सप्लेन ऑन हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड थ्रू फैक्टर्स, और कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये ट्रेड। फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आज के टाइम पे हम जीन बोलते हैं। उन फैक्टर, वो फैक्टर ट्रेड्स को कैसे लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेड फाउंडेशन फॉर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, उनके प्रिंसिपल जो थे, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने फाउंडेशन रखा, नींव रखी, किसके लिए? इनहेरिटेंस के लॉज के लिए। वर्क गेन रिकॉग्निशन आफ्टर रीडिस्कवरी 35 years लेटर। और जो उनका जो काम है वो 35 साल तक, 35 years तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो बेसिकली अपन यहीं पे बात कर लेते हैं कि 1864 तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। और 1865 में वो जो मोनेस्ट्री में, जिस मोनेस्ट्री में वो रहते थे, उस मोनेस्ट्री के थ्रू एक संस्था चलाई जाती थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, ऐसे बोल, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन एक संस्था थी जो रिसर्च पेपर को पब्लिश करती थी। उस टाइम रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया करती थी। तो मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, पूरे डाटा को कंक्लूड करके एक पेपर, रिसर्च पेपर बनाया, और उस फाइंडिंग्स को, वो जो फाइंडिंग्स थी, वो जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट निकले थे, उनको पेश किया नेचुरल हिस्ट्री साइंस सोसाइटी की 2 मीटिंग के अंदर। एक मीटिंग हुई थी 8 Feb
8 फेब और एक हुई थी 8 मार्च। मार्च 8 मार्च और 8 फेब 8 फेब और 8 मार्च की 2 मीटिंग हुई थी सोसाइटी की, और उस सोसाइटी के अंदर उन्होंने उनकी मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग है वो पेश की 2 बार 1865 में। ये बात कब की है? 1865 की। और 1866 में उन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश कर दिया। किसमें? एनुअल प्रोसीडिंग इन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून की जो एनुअल प्रोसीडिंग्स है ना, हर साल क्या होते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स होती है कि किसने कौन सा साइंटिफिक कम्युनिटी में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो उन प्रोसीडिंग के अंदर जो मेंडल है उन्होंने अपना रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कर दिया 1866 के अंदर। 1866 के अंदर। लेकिन पब्लिश होने के बाद मेंडल का जो काम है वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। इतना उस बंदे ने मेहनत किया और उसका काम किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके कारण क्या थे? कारण क्या थे कि मेंडल का जो काम है, व्हाई मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 35 इयर्स, है ना, 35 साल तक मेंडल का जो काम था उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? उसके कारण थे। पहला कारण ये था कि मेंडल ने जो पेपर पब्लिश किया वो जर्मन लैंग्वेज में था। कौन सी लैंग्वेज में था? जर्मन लैंग्वेज में। जो रिसर्च पेपर की जो भाषा थी वो जर्मन लैंग्वेज थी, और जर्मन लैंग्वेज आपको पता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बोली नहीं जाती है। जर्मन लैंग्वेज उस पर्टिकुलर रीजन में ही बोली जाती है, यूरोप के अंदर ही। तो एक वजह तो ये थी कि रिसर्च पेपर का इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया नहीं था। जो रिसर्च पेपर था वो जर्मन लैंग्वेज में ही उन्होंने पब्लिश कर दिया, तो ज्यादा पहुंच नहीं पाई, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पाई, है ना। जो कवरेज है ना, जो लोगों की कवरेज है, जो ऑडियंस है वो ज्यादा रीच नहीं कर पाई, है ना, ज्यादा ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाया वो पेपर। दूसरा कारण ये है कि उस टाइम तक ना तो कोई न्यूज़पेपर था, ऐसा न्यूज़पेपर थे, बेसिकली न्यूज़पेपर बहुत टाइम से थे, बट ऐसे न्यूज़पेपर नहीं थे जो इंटरनेशनली जाए, जो इंटरनेशनली छपे। न्यूज़पेपर छपते थे लेकिन उसी पर्टिकुलर रीजन की जो खबरें हैं वो उसी पर्टिकुलर रीजन तक ही आप डिलीवर की जाती थी। ऐसा नहीं कि यूरोप में जो कोई न्यूज़ है, जो ऐसे रिसर्च पेपर की जो न्यूज़ है वो जाके कहाँ तक चली जाए, इंडिया तक चली जाए, अमेरिका तक चली जाए, तो इतनी रीच नहीं थी, ब्रिटेन तक चली जाए। न्यूज़पेपर जो थे वो लोकल न्यूज़पेपर थे, और वो जो लोकल न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना एड दिया भी था, अपना जो रिसर्च पेपर है उनके बारे में बात भी की थी, बट वो उसी जगह तक सीमित रह गए, उसी पर्टिकुलर रीजन तक सीमित रह गए। और कोई टीवी चैनल नहीं था उस टाइम पे, कोई रेडियो चैनल नहीं था उस टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड खबरों को क्या करे, डिलीवर करे। तो दूसरा वजह ये था। तीसरा कारण उनका ये था मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तीसरी वजह यह थी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डाटा का रिजल्ट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया। और एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहे हैं? प्लांट पे, बायोलॉजिकल चीज पे, बॉटनी की चीज पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और उनमें प्रिंसिपल उन्होंने यूज किए मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के। सही भी थे, वो सही भी थे। आज भी जेनेटिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पर टिकी हुई है, जेनेटिक्स की बात करें तो वो जो बात है वो उस टाइम के, उस पीरियड के, मेंडल के टाइम पे, जो उस पीरियड के टाइम पे जो साइंटिस्ट थे मेंडल के समकालीन, जो मेंडल के पीरियड के जो साइंटिस्ट थे, मतलब उनको वो बात पसंद नहीं आई कि मेंडल आप ये क्या कर रहे हो, आप बायोलॉजी में मैथमेटिक्स डाल रहे हो, आप बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स डाल रहे हो। हाँ, आपने हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आपने प्राप्त की है, एक्वायर की है, बट ऐसा तो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो
वो जो नॉलेज है आपका वो बायोलॉजी में लगा दो, जो कि गलत है। उन्होंने ऐसा बोला कि आप वो नॉलेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजी बायोलॉजी है, उसमें मैथ्स का यूज नहीं हो सकता, उसमें स्टेटिस्टिक्स का यूज नहीं हो सकता। उस टाइम तक ये थिंकिंग थी साइंटिस्ट लोगों की, ये बात थी। और उस टाइम एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन नाम का, बहुत फेमस साइंटिस्ट, आप सब लोग उसके बारे में जानते होंगे। चार्ल्स डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने जिसने क्या जो उस टाइम उसने क्या किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। वो मेंडल के पीरियड के टाइम का ही साइंटिस्ट था। चार्ल्स डार्विन जो है वो मेंडल के टाइम का ही था, और उसने उस टाइम दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। तो वो थ्योरी, वो चार्ल्स डार्विन उस टाइम इतना डोमिनेट था साइंटिफिक कम्युनिटी में कि उसने जो बात बोल दी वो सत्यापित थी, यूनिवर्सल ट्रूथ थी। वो उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो फाइनल था। और नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि उस पॉपुलर के चक्कर में जो मेंडल का काम था वो दब के रह गया। मेंडल, चार्ल्स डार्विन के पास भी मेंडल की फाइंडिंग्स गई थी, बट उन्होंने ये बोल दिया कि इनसिग्निफिकेंट है, आप बायोलॉजी के अंदर आप मैथ्स और स्टेट नहीं घुसा सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये इतने कारण थे जिनकी वजह से मेंडल का जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया बहुत टाइम तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, पी प्लांट को क्यों चूज किया गया मैंने आपको बता दिया है ना। ये आपका पी प्लांट है, ये आपका पी प्लांट है, ये फ्लावर्स है उसके लार्ज साइज के फ्लावर्स, है ना। पी प्लांट को, रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट, पी प्लांट को क्यों चूज किया गया आपको पता है ना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, लार्ज साइज फ्लावर्स थे, लार्ज साइज फ्लावर्स थे, और क्या था, इजीली ग्रो किया जा सकता था। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से मेंडल ने अपना जो काम है वो पी प्लांट के ऊपर चुना। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज यूज्ड बाय मेंडल। अब मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को यूज किया। ऐसा नहीं कि कोई मिक्सचर वाली ऐसी वैरायटी यूज कर ली जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल मिक्सचर हो सके, जेनेटिकली वो इम्प्योर है, ऐसी वैरायटीज उसने यूज नहीं की। मेंडल ने जो वैरायटी यूज की पी प्लांट के लिए, वो वैरायटी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी, एकदम प्योर फॉर्म थी वे उस वैरायटी की। कैसे, जैसे मेंडल ने बहुत सारी वैरायटीज ली पी की, अलग अलग वैरायटीज ली, बट मेंडल ने क्या सोचा कि ये बहुत टाइम से इनको उगाया जा रहा है। मेंडल ने वैरायटी ली कहां से, पी सीड कहां से कलेक्ट करने स्टार्ट किए, उन्होंने फार्मर से पी सीड को कलेक्ट किया। उस टाइम सीड कंपनियां थी, कुछ प्राइवेट सीड कंपनियां थी, उनसे उन्होंने सीड जो है वो परचेज किए। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ वेराइटियां, बहुत सारी, लगभग 22 वेराइटी उन्होंने क्या की, कलेक्ट की पीस की। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो वेराइटीज है ये बहुत टाइम से उगाई जा रही है, तो हो ना कहीं इनमें मैकेनिकल मिक्सचर होगा, जेनेटिक इम्प्योरिटी होगी। तो उन्होंने क्या बोला कि इनको है ना बहुत टाइम तक है ना अपन सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो मेंडल ने लगभग 2 साल तक पी प्लांट की जो है वो सेल्फिंग करवाते रहे। मतलब एक ही प्लांट है उसकी सेल्फिंग कराई, फिर उससे बीज बने, फिर उन बीजों को गया, फिर से सेल्फिंग करा दी, ऐसे बार बार सेल्फिंग कराते रहे। तो क्या मिली उनको, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मिली। क्या मिली, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मिली। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऐसी वेराइटीज होती है जिनमें कोई जेनेटिक इम्प्योरिटी नहीं होती, और उनके जो लोकस है वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। उनके जो लोकस है वो किस कंडीशन में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। मतलब लोकस के ऊपर जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। मतलब होमोजाइगस है, मान लो एक प्लांट में कोई जीनोटाइप है तो सारे के सारे जीनोटाइप किस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। दूसरा है तो उसमें भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तीसरा है तो उसमें भी होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो ऐसे उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज बनाई। मेंडल सिलेक्टेड मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी स्ट्रेन विद डिस्टिंक्ट ट्रेट। अब हर एक वेराइटी ट्रू ब्रीडिंग थी, हर एक वेराइटी ट्रू ब्रीडिंग थी। मान लो टॉल प्लांट थी तो वो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी, ड्वार्फ प्लांट की थी तो वो ट्रू ब्रीडिंग थी।
है ना। राउंड सीड की तो वो ट्रू ब्रीडिंग थी, रिंकल सीड की तो वो ट्रू ब्रीडिंग थी। ऐसे सारी की सारी जो वेराइटी थी वो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी, मतलब उनमें सारे के सारे जो लोकस है, हर एक वेराइटी के अंदर जो लोकस है वो होमोजाइगस कंडीशन में थे, कंडीशन में प्रेजेंट थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, मेंडल को सक्सेस कैसे मिली, क्या कारण रहे कि मेंडल सक्सेस हुए। तो सबसे पहली बात जो है कि उन्होंने जो पी प्लांट है उसको रीजन बता रहे हैं कि मेंडल के सक्सेस के रीजन क्या है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हुए 35 साल तक, वो उसके कारण की चर्चा हमने कर ली, वो डिस्कशन हमने कर लिया कि वो क्यों नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में तो सक्सेस था, एक्सपेरिमेंट तो उसके सक्सेसफुल थे। तो वही है कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ। तो पहला जो है वो है कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पहला जो रीजन है वो है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, जो पी प्लांट था, वो उन्होंने सिलेक्ट किया। और पी प्लांट की क्या क्या खास बात है वो हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात तो है कि उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने कंट्रोल्ड क्रॉस करवाए। कंट्रोल्ड क्रॉस करवाए, कंट्रोल्ड क्रॉस का मतलब क्या है कि कहीं से भी पोलन ग्रेन आके पोलिनेट नहीं कर सकता भाई। जिस प्लांट के मेंडल को पोलन ग्रेन चाहिए कि इस प्लांट के पोलन ग्रेन इस प्लांट को ही फर्टिलाइज करने चाहिए, तो ऐसे उन्होंने कंट्रोल्ड क्रॉस करवाए। जैसे मान लो एक पी प्लांट है, मान लो कि एक पी प्लांट है और ये पी प्लांट का फ्लोर है, और एक दूसरा है जिसके भी ऊपर ये फ्लोर है। तो मेंडल चाहता है कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर आके लैंड करे। तो इन्होंने क्या किया, इसके पोलन है तो ये मेल पेरेंट हो गया, और इसके ऊपर डालने तो ये फीमेल पेरेंट हो गया, और फीमेल पेरेंट है तो इसका इमेस्क्यूलेशन किया होगा। क्या किया होगा, इमेस्क्यूलेशन किया होगा, इमेस्क्यूलेशन किया होगा। तो इसके पोलन अगर इस पे डालने तो मेंडल ने जब ये फ्लोर जब मेच्योर नहीं हुआ तभी इसके जो मेल पार्ट है वो हटा दिए, इसको फीमेल पार्ट बना दिया, प्लांट बना दिया। और फिर इस मेल प्लांट से पोलन ग्रेन लिए और इस फीमेल की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर इन्होंने डाल दिए, मतलब क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया। और फिर इस पूरे प्लांट को बेक कर दिया, बेग से ढक दिया, इस पूरे फ्लावर को, प्लांट को नहीं फ्लावर को बेग से ढक दिया कि कहीं कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज ना कर दे, कहीं कोई दूसरा प्लांट से पोलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज ना कर दे। तो ऐसे उन्होंने कंट्रोल्ड प्रोसेस करवाई, मतलब जिस प्लांट से पोलन ग्रेन चाहिए उसी प्लांट के पोलन ग्रेन आएंगे और इस प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे, पोलिनेट करेंगे। तो कंट्रोल्ड प्रोसेस करवाए। तीसरी चीज, मेंटेन्ड रिकॉर्ड, मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ एवरी जनरेशन, ऑफ एवरी जनरेशन। मतलब हर जनरेशन के जो रिकॉर्ड थे, जो डाटा थे, वो उन्होंने हर जनरेशन के डाटा, हर एक प्लांट के डाटा उन्होंने मेंटेन करके रखे, सबको लिख के रखा प्रॉपरली कि हाँ इस जनरेशन का ये प्लांट है और इस प्लांट के ये ट्रेड्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। इतने कितने नंबर में देखने को मिल रहे हैं, कम नंबर में, ज्यादा नंबर में, वो नंबर तक उन्होंने हर जनरेशन के प्लांट के जो नंबर तक है वो उन्होंने लिख के रखे, कौन सा ट्रेट है वो भी लिख के रखा। तो पूरा जो शुरू से लेकर लास्ट तक 8 साल तक उन्होंने हर एक प्लांट का, हर एक प्रोजेनी का, हर एक पेरेंट का, हर एक जनरेशन का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखा। उनके पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये काम नहीं किया था। मेंडल के पहले भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की कि हम पता लगा लिए कैरेक्टर ट्रेट्स जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, बट उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखा। मेंडल के पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। साइंटिस्ट थे जैसे गार्टनर हो गया, है ना, गार्टनर हो गया, लेकॉक हो गया, लेकॉक हो गया, है ना, ऐसे साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट हो गया, जिन्होंने ये काम किया था। लगभग अपनी कुछ जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट इन एक्सपेरिमेंट के ऊपर डेडिकेट किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। कारण क्या था कि उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके रखे। दूसरा, कंट्रोल पोलिनेशन उन्होंने करके नहीं रखा, पोलिनेशन को कंट्रोल नहीं किया उन्होंने।
कहीं से भी पोलन ग्रेन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो आपको पता है रिकॉर्ड तो जो रिजल्ट मिलेंगे वो तो अफेक्ट होंगे ही। ठीक है। तीसरा, वो बहुत सारे ट्रेड्स को एक साथ लेके चल रहे थे, मतलब एक टाइम पे वो बहुत सारे ट्रेड्स को, मतलब 10 15 20 ट्रेड को एक साथ स्टडी कर रहे थे एक टाइम पर। लेकिन मेंडल ने ये गलती नहीं की, उनसे सीखा उन्होंने। मेंडल ने अपने पहले के साइंटिस्ट लोगों से सीखा, स्टडीड वन ट्रेड एट ए टाइम, स्टडीड वन ट्रेड एट ए टाइम। मेंडल ने एक टाइम पर सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया, एक टाइम पर सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया। जैसे एक टाइम पे मैं मान रहा हूं कि जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करो, तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को रखा जा रहा है, एक ही ट्रेट को रखा जा रहा है कि हाँ ये प्लांट हाइट का ट्रेट है जो अपने को स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे प्लांट हाइट भी पढ़ लो, सीड शेप भी पढ़ लो, ऐसे नहीं किया उन्होंने। एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेट का स्टडी किया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने रखी मैथमेटिकल एंड statistical approach for data interpretation। डेटा का एनालिसिस करने के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस है ना, डाटा एनालिसिस, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, डाटा का एनालिसिस करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच अपनाए, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जैसे चाई स्क्वायर टेस्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे उन्होंने टेक्निक जो है वो प्रोबेबिलिटी के, चाई स्क्वायर के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के जो है वो अप्रोच है वो उन्होंने बायोलॉजी में लगाई, जिसकी वजह से उनको डाटा इंटरप्रेट करने में आसानी हुई, प्रॉपरली वो हर एक डाटा को इंटरप्रेट कर पाए, अच्छे से उनको एनालाइज कर पाए। तो ये कारण था कि मेंडल सक्सेस हुआ। मेंडल क्या हुआ? सक्सेस हुआ। चलो आगे बढ़ते, अब पढ़ेंगे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो हमने आपको क्या पढ़ा दिया अभी तक? हमने आपको पढ़ा दिया मेंडल की पूरी हिस्ट्री के बारे में, कब मेंडल का जन्म हुआ। अच्छा, डेथ कब हुई मेंडल की? डेथ कब हुई? डेथ हुई 6 जैन 1884। 6 जैन 1884 में उनकी एक डिजीज की वजह से डेथ हो गई, उनकी एक डिजीज की वजह से डेथ हो गई। और 16 साल बाद 16 इयर्स लेटर उनकी जो रीडिस्कवरी है मेंडल के लॉज की, वो रीडिस्कवरी हुई। ठीक है, तो मेंडल ने साइंस का क्या रखा? बेसिक प्रिंसिपल दिए, और जो जेनेटिक्स है उसकी नींव रखी, उसका फाउंडेशन रखा, कुछ लॉज दिए, कुछ लॉज दिए। 2 लॉज दिए थे मेंडल ने, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप लोग बोलोगे सर एक लॉ और भी था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ नहीं था, डोमिनेंस कोई लॉ नहीं था, वो एक प्रिंसिपल था, वो एक कॉन्सेप्ट था कि किसी फिनोमिना को आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, किसी प्रिंसिपल के थ्रू। तो डोमिनेंस एक प्रिंसिपल था, एक कॉन्सेप्ट था, वो कोई लॉ नहीं था। लॉ 2 थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेंडल की पूरी हमने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर उनकी रीडिस्कवरी किसने की वो भी हमने पढ़ लिया। फिर मेंडल को पॉपुलराइज करने में एक साइंटिस्ट था जिसका बहुत बड़ा हाथ था, पॉपुलराइज मेंडल्स वर्क। और वो कौन था? वो था विलियम बेटसन। विलियम बेटसन एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, ब्रिटिश बॉटनिस्ट था। विलियम बेटसन ने जो मेंडल का जो पेपर था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। जो जर्मन लैंग्वेज में जो मेंडल का पेपर था उसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, और वर्ल्ड वाइड एकदम पूरी तरह से उनको पॉपुलराइज किया कि ये मेंडल थे, इन्होंने ये किया था, वो किया था, बट इनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ये किया था। और जो जेनेटिक्स टर्म है ना, जो जेनेटिक्स टर्म है ना, वो भी इन्होंने ही दी, विलियम बेटसन ने ही जेनेटिक्स की टर्म दी। इसका मतलब क्या है? टू जनरेट, कुछ बनाना, टू जनरेट
कुछ जनरेट करना, कुछ बनाना। जेनेटिक्स वर्ड का मतलब है कुछ बनाना, कुछ जनरेट करना, और ग्रीक वर्ड से ये जेनेटिक्स वर्ड लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से ये जेनेटिक्स वर्ड लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो इनका बहुत ही बड़ा हाथ था विलियम बेटसन का। उन्होंने बहुत ही पॉपुलराइज किया मेंडल के वर्क को। जब उनको पता चला कि हाँ बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था, साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये पहले से करके बैठे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है, तो उन्होंने मेंडल को बहुत पॉपुलराइज किया था। उनके पेपर का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही किया था। तो मेंडल ने लॉज दिए दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला लॉ जो है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो पहला लॉ है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो बेस्ड था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। किस पे बेस्ड था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने डोमिनेंस का प्रिंसिपल दिया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। डोमिनेंस का प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। तो चलो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि मेंडल ने कौन सी वैरायटीज यूज की थी? पी की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज की थी। पी की जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज है वो मेंडल ने यूज की थी। अब ट्रू ब्रीडिंग में कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, जो लोकस होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। तो चलो अपन प्लांट हाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। जो सबसे बेसिक है वो है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट का एग्जांपल लेके अपन चलते हैं। तो अपना ट्रेट कौन सा हो गया? स्टडी ऑफ ट्रेट हो गया प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट जो है वो एक ट्रेट है, वो एक कैरेक्टर है, वो एक ट्रेट है, वो एक कैरेक्टर है। ट्रेट को ही कैरेक्टर बोलते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ट्रेट को ही कैरेक्टर बोलते हैं। प्लांट हाइट अपना ट्रेट है। तो मेंडल ने क्या बोला कि ये जो कैरेक्टर या ट्रेट होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ये ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर, उनको कोई लेके जाता है। कुछ फैक्टर होते हैं जो उनको लेके जाते हैं। ये जो ट्रेट्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, इन ट्रेट्स को, इन कैरेक्टर्स को कुछ फैक्टर होते हैं जो इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं। आज के टाइम पे उस फैक्टर को जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज के टाइम पे उस फैक्टर को जीन नाम दिया गया है। मेंडल ने उसका नाम दिया था फैक्टर, और आज के टाइम पे उसको बोलते हैं जीन। और ये जीन वर्ड किसने दिया? जोहानसन ने दिया। जीनोटाइप वर्ड भी जोहानसन ने दिया। फिनोटाइप वर्ड भी जोहानसन ने दिया। जेनेटिक्स वर्ड विलियम बेटसन ने दिया। होमोजाइगस वर्ड विलियम बेटसन ने दिया। हेटेरोजाइगस वर्ड विलियम बेटसन ने दिया। ये विलियम बेटसन ने दिया। ठीक है। तो अब क्या होता है? अब क्या होता है देखो, अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तब क्या होता है? अब ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर की दो फॉर्म होती है, दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। एक फैक्टर की जनरली बात कर रहे हैं अपन, मल्टीपल फैक्टर की बात अलग होती है। फिर जनरली अपन क्या देखते हैं, जो एक फैक्टर है उनकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, मतलब फैक्टर एक है, उसकी फॉर्म दो है, मतलब वो दो तरह से काम कर सकता है, दो तरह से काम कर सकता है। एक फॉर्म जो होगी वो डोमिनेट होगी और एक फॉर्म जो होगी वो रिसेसिव होगी। एक फॉर्म जो है वो डोमिनेट होगी और एक फॉर्म जो है वो रिसेसिव होगी। अब ये डोमिनेट और रिसेसिव ये क्या है? ये फॉर्म है, और इन फॉर्म को एलील्स नाम दिया उन्होंने। क्या नाम दिया? एलील नाम दिया कि ये एलील है। ठीक है, दो फॉर्म है। क्या? एलील नाम उन्होंने नहीं दिया, बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने एलील नाम दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दो फॉर्म है, जो एक तो डोमिनेट होगी और एक रिसेसिव होगी। आज के टाइम पे उन दो अल्टरनेटिव फॉर्म को बोला जाता है एलील्स। ठीक है, एक डोमिनेट होगी और एक रिसेसिव होगी। जो डोमिनेट होती है ना, वो F1 में दिखती है। F1 में मतलब ऐसे नहीं कि पहले डोमिनेट बोला कि वो F1 में दिखेगी, नहीं। उन्होंने देखा F1 में ये ट्रेट आ रहा है लेकिन दूसरा ट्रेट आ नहीं रहा, तो वो दूसरा ट्रेट एक ट्रेट के नीचे दब के रह गया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो जो ट्रेट दिख रहा है, जो शो हो रहा है, उसने
उस ट्रेट को उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट ट्रेट। क्या दिया? डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट एलील बोल दो। आगे बात समझ में? चलो, और जो रिसेसिव था वो F1 में दिखा नहीं, डू नॉट शोन इन F1, डू नॉट शो सीन इन F1, डू नॉट सीन इन F1, F1 में जो नहीं दिखता वो रिसेसिव ट्रेट होता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो, तो अपन प्लांट हाइट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक प्लांट है जो ट्रू ब्रीडिंग है और जिसके जीनोटाइप है कैपिटल टी। एक प्लांट है, कैपिटल डी लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको कैपिटल टी की आदत होगी, मानता हूं आपको कैपिटल टी में ही पढ़ाया गया है, बट जो करेक्ट है वो डी है। कैसे डी? कैसे डी कहां से लिया गया? जनरली जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो एलील जो दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं? लेटर से दिखाते हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उन लेटर से दिखाते हैं, है ना। एलील को लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है लिखते टाइम, है ना। तो जो लेटर है वो बेसिकली उस कैरेक्टर से लिया जाता है जो रिसेसिव होता है, उस कैरेक्टर से लिया जाता है जो रिसेसिव होता है। प्लांट हाइट के केस में रिसेसिव क्या है? ड्वार्फ है। डोमिनेट क्या है? टॉल है। टॉल डोमिनेट और रिसेसिव ड्वार्फ। तो रिसेसिव ड्वार्फ है तो ड्वार्फ का पहला लेटर क्या है? डी। ठीक है, तो वहां से डी आया। तो जो डोमिनेट होगा उसके लिए कैपिटल से लिखेंगे अपन, जो डोमिनेट होगा उसके लिए कैपिटल से लिखेंगे, और जो रिसेसिव होगा उसके लिए स्मॉल से लिखेंगे, उसके लिए स्मॉल से लिखेंगे। तो एक प्लांट था जिसके पास टॉल वाला फिनोटाइप था, टॉल वाला फिनोटाइप था। कौन सा फिनोटाइप था? टॉल। और एक प्लांट था जो कैसा था? ड्वार्फ। इनके बाकी जो कैरेक्टर ना वो पूरे एकदम सेम थे, पूरे सेम थे। बस फर्क एक ही था कि ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, बाकी सारे कैरेक्टर एकदम सेम। सीड शेप इसका भी राउंड, इसका भी राउंड। फ्लावर पोजीशन इसकी भी टर्मिनल, इसकी भी टर्मिनल। पॉड कलर इसका भी ग्रीन, इसका भी ग्रीन। सीड कलर इसका भी येलो, इसका भी येलो। मतलब बाकी सारे ट्रेट सेम थे, सिर्फ एक ही ट्रेट का डिफरेंस था कि ये वाला टॉल था और ये वाला ड्वार्फ था। ठीक है, अब देखो अब क्या होंगे। अब ये जो टॉल वाला है वो गेमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। तो इसके जीनोटाइप में कैपिटल डी है, तो ये एक ही टाइप का गेमीट बनाएगा, कैपिटल डी। इसमें स्मॉल डी है, तो ये भी एक ही टाइप का गेमीट बनाएगा, स्मॉल डी। जब ये यूनाइट होंगे, गेमीट यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है, सीड से फिर प्लांट बनता है। तो ये आया कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब सेम होंगे तो होमोजाइगस, और जब डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस। इसको हाइब्रिड बोला जाता है, इसको हाइब्रिड बोला जाता है। और ये कैसा होता है? हेटेरोजाइगस होता है। कैसा होता है? हेटेरोजाइगस होता है। क्लियर है? और इसको बोला जाता है F1। क्या बोला जाता है इसको? F1। F1, F का मतलब होता है फीलियल। F का मतलब होता है फीलियल, जिसका मतलब है डॉटर या सन, है ना। F का मतलब होता है फीलियल, मतलब डॉटर या सन। तो ये F1 है। और ये P पेरेंट, ये दोनों क्या है? पेरेंट्स है, तो इनको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो पहली पीढ़ी है, ये जो पहली पीढ़ी है उसको F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फीलियल 1 या F1, प्रोजेनी 1। ठीक है, सन या डॉटर हो गया। तो इन्होंने देखा कि जब एक प्योर टॉल को एक प्योर ड्वार्फ से अपन क्रॉस करवाते हैं, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो अपने को F1 में जो ट्रेट देखने को मिलता है वो टॉल देखने को मिलता है। जितने भी प्लांट मिले, मान लो कि इसको मेल माना है, इसको फीमेल माना है, तो यहां से पोलन ग्रेन उठा के इस प्लांट के ऊपर डालेंगे, इस प्लांट के ऊपर डालेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या? जिस प्लांट को एक बार मेल बनाया उसको अगली बार फीमेल बना दो, और जिसको एक बार फीमेल बनाया उसको अगली बार मेल बना दो। अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करवाओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा।
रेसिप्रोकल क्रॉस भी करवा दोगे ना, इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर भी डाल दोगे ना, तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट एकदम सेम का सेम आएगा दोनों क्रॉसेस में। मेल फीमेल को बदल के देख लो, रिजल्ट वैसे के वैसे आएंगे, सेम होगा, 1% भी डिफरेंस नहीं होगा। तो मान लो इसको मेल मानते हैं, इसको फीमेल मानते हैं, तो मेल से पोलन ग्रेन उठा के उन्होंने क्या किया, फीमेल प्लांट के ऊपर डाला, फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर डाला, तो क्या बने, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर सीड बने। और उन सीड को जब उगाया तो देखा कि सारे के सारे प्लांट तो कैसे हैं, टॉल प्लांट है, सारे के सारे प्लांट कैसे, टॉल प्लांट है। मतलब उसने देखा कि ड्वार्फ कहां गया, मेंडल बोले कि ड्वार्फ तो है ही नहीं, इसका मतलब ड्वार्फ दब गया, इस टॉल के चक्कर में ड्वार्फ दब गया, टॉल ऊंचा रह गया। टॉल इतना खतरनाक है, इतना मजबूत कैरेक्टर है कि टॉल ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, और टॉल का जो एलील है वो इतना इफेक्टिव है, इतना डोमिनेटिंग है कि उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, और रिसेसिव वाला इतना डोमिनेटिंग नहीं है, मतलब वो रिसेसिव है, उसने अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाया। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब जो F1 में जो कैरेक्टर दिखा उसको उन्होंने डोमिनेट बोला, क्या बोला, डोमिनेट। तो इस केस में डोमिनेट क्या हो गया, टॉल डोमिनेट हो गया, टॉल क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन प्लांट की सेल्फिंग करवा दी। अब क्रॉस नहीं करवाएंगे, अब क्रॉस नहीं करवाएंगे, अब क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग करवाएंगे तो इसके ही पोलन ग्रेन और इसकी स्टिग्मा, सेम प्लांट के पोलन ग्रेन, सेम प्लांट की स्टिग्मा। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसके ही पोलन ग्रेन, इसकी ही स्टिग्मा। तो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, गैमेट यहाँ पे 2 टाइप के बनेंगे, एक तो कैपिटल डी वाला गैमेट बन जाएगा और एक स्मॉल डी वाला गैमेट बन जाएगा। पोलन के जीनोटाइप भी यही रहेंगे, पोलन के गैमेट के अंदर भी एलील यही रहेंगे, और जो स्टिग्मा होगी, जो फीमेल के जो एग होगा उसके अंदर भी यही सेम जीनोटाइप रहेगा। ठीक है, चलो अब सेल्फिंग करवाने से क्या रिजल्ट आता है। F1 में तो सारे प्लांट कैसे हो गए, सेम के सेम होंगे, तो ये हो गया F1, और 2 टाइप के गैमेट बना दिए, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो अब आगे कैसे करेंगे, अब आगे ऐसे करेंगे, अपन पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये मेथड दिया, पुनेट नाम का साइंटिस्ट था। क्या बोला कि इस तरफ तो आप फीमेल लिख लो और इस तरफ आप मेल लिख लो। ये बेसिकली प्रेडिक्शन है, क्या है, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या बन सकता है। रियलिटी में एक्सपेरिमेंट किए थे पहले और बाद में ये चीज बनी थी। तो मेल की जो जीनोटाइप है वो इस टाइप है, तो मेल के भी कैपिटल डी और स्मॉल डी, और फीमेल के भी कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो इनको कंबाइन करो, ये क्या आ गया, कैपिटल डी, ये कैपिटल डी स्मॉल डी, ये कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी स्मॉल डी। तो आपको पता है कैपिटल डी वाला एक पेरेंट था जो कैसा था, टॉल था। कैपिटल डी स्मॉल डी F1 में आया, वो भी कैसा था, टॉल था। कैपिटल डी स्मॉल डी भी टॉल हो गया, और स्मॉल डी एक पेरेंट था जो आपको पता है कैसा है, ड्वार्फ है। ये ऐसा देखने को मिला। तो जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। कि उसमें कौन से एलील है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, स्मॉल डी, उसको जेनेटिक मेकअप बोलते हैं, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप की बात करें तो कितने टाइप के जीनोटाइप है, एक तो कैपिटल डी, ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो टाइप एक ही हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी, और एक स्मॉल डी। कैपिटल डी कितने मिले, एक, कैपिटल डी स्मॉल डी 2, स्मॉल डी 1। तो ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। और ये F2 जनरेशन है। ये जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है। दूसरी F2 कहां से आई, F1 के सेल्फिंग से क्या आई, F2 आई। ठीक है, अब जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। मतलब 1 क्या आया, कैपिटल डी, 2 क्या आया, कैपिटल डी स्मॉल डी, और एक क्या आया, 1 क्या आया, स्मॉल डी। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा भाई, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा भाई, फिनोटिपिक रेशियो देखो, फिनोटाइप कौन से, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, तो एक तो टॉल हो गया। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, उसको बाहर से देखने पे वो दिख कैसा रहा है। एक टॉल हो गया और एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया।
तो टॉल प्लांट कितने हैं? 1 2 3, 3 टॉल है। ड्वार्फ कितने? 1। तो 3:1 क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो हो गया। आप प्लांट को देख के उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते, आप प्लांट को देख के उसका जीनोटाइप बता सकते हो। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया। तो मेंडल ने यह बोला कि जब आप दो ट्रू ब्रीडिंग के बीच में क्रॉस करवाते हो तो F1 में सिर्फ एक ही टाइप का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही टाइप का ट्रेट जो है, जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगी, और उस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट। उस टाइप को उसने नाम दिया डोमिनेंट। तो यहां से प्रिंसिपल निकल के आया डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये कॉन्सेप्ट है, ये बता रहा है कि जो F1 में दिख रहा है वो डोमिनेंट है और इसको डोमिनेंस कहते हैं। क्या होता है कि जब आप दो ट्रू ब्रीडिंग के बीच में क्रॉस करवाते हो तो एक जो एलील है वो दूसरे एलील के इफेक्ट को क्या कर देता है? कॉन्सील कर देता है, मतलब दबा देता है। तो दबाने वाला कौन हो गया? डोमिनेंट। दबने वाला कौन हो गया? रिसेसिव। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। When we cross between the two true breeding variety, then in F1, one allele conceal the effect of the another allele. ठीक है, जो कॉन्सील होता है वो रिसेसिव है, जो कॉन्सील करता है, दबाता है, वो डोमिनेट है। तो यहां से आ गया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आगे मेंडल ने बताया कि जो F1 में आए वो सारे के सारे क्या आए? डोमिनेट वाले आए, ड्वार्फ ट्रेट नहीं दिखा। जब F1 में उन्होंने सेल्फिंग करवाई तब F2 मिला अपने को, और F2 में जो ड्वार्फ है वो वापस अपीयर हो गया, रीअपियरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट। आपको कोई पूछ ले कि रीअपियर कहां पे होगा, तो वो होगा F2 में। तो मेंडल ने बोला कि जो ट्रेट F1 में दब गया था वो F2 में वापस आ गया। जो ट्रेट F1 में दब गया था वो ट्रेट F2 में क्या आ गया? वापस आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। इस चीज के लिए एक उन्होंने लॉ दिया। क्या दिया? लॉ दिया, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, सॉरी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो मेंडल ने बोला कि किसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर, हेट्रोजाइगस मतलब उसके अंदर एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, सेम एलील नहीं होगा। सेम होता तो होमोजाइगस हो जाता। मेंडल ने बोला कि किसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर या किसी हेट्रोजाइगोट के अंदर दो एलील, एक ही जीन के दो एलील एक साथ मौजूद रह सकते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना, एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना, है ना। वो देखो F2 में या तो टॉल मिले हैं या फिर ड्वार्फ मिले हैं। अगर एक दूसरे को अफेक्ट करते तो टॉल और ड्वार्फ के बीच का कुछ देखने को मिल जाता, अपने को अफेक्ट करते तो हो सकता है देखने को मिल जाता, हो सकता है दोनों एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हो साथ में रहने से। तो ऐसा नहीं देखा गया। मेंडल ने बोला कि किसी हेट्रोजाइगोट के अंदर दो एलील, एक ही कैरेक्टर के, एक ही ट्रेट्स के, एक ही जीन के दो एलील एक साथ मौजूद रह सकते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना, एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना। और जब इस हेट्रोजाइगोट मतलब जब इस हेट्रोजाइगस प्लांट के अंदर गेमीट का फॉर्मेशन होगा, गेमीट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जब गेमीट बनने का टाइम होगा, जब रिप्रोडक्शन करने का टाइम आएगा, तब ये दोनों एलील अलग अलग गेमीट के अंदर चले जाएंगे। तब ये दोनों एलील अलग अलग डिफरेंट गेमीट के अंदर क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब गेमीट बनने का टाइम आएगा तब ये दोनों एलील अलग अलग गेमीट्स के अंदर सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे 50-50%। आधे गेमीट में कैपिटल डी होगा, आधे गेमीट में स्मॉल डी, 50-50%। और जब वापिस ये गेमीट आगे जाके अगर गेमीट वापिस मिलेंगे, एक पेरेंटल होगा, एक मैटरनल होगा, एक पैटर्नल होगा, एक मैटरनल होगा, एक पापा से आएगा, एक माता से आएगा, एक फादर से, एक मदर से। जब दोनों गेमीट वापिस आके मिलेंगे तो ये एलील वापिस एक साथ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि किसी हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल के अंदर या किसी हेट्रोजाइगोट के अंदर दो एलील एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना एक साथ मौजूद रह सकते हैं, और जब गेमीट बनने का टाइम आता है तब ये दोनों एलील एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना अलग अलग गेमीट में, डिफरेंट गेमीट में ट्रांसमिट हो जाते हैं 50-50
परसेंट में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक तो आया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, एक तो आया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस निकल के आया किसके बेसिस पे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। और एक निकल के आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बात है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। चले आगे। चलो, होप सो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जितना पढ़ाया है मैंने उतना आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब आएगा प्रैक्टिस सेशन, जो हम अपने बैच के अंदर, जो हमारा रेगुलर बैच चलता है, उसमें हम हर बार हर लेक्चर के अंत में, हर लेक्चर के लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चंस कौन से होंगे? असर्शन रीजन टाइप के होंगे। दूसरे स्टेटमेंट 1 एंड 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तीसरे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होंगे। चौथे एमसीक्यूज होंगे। और पांचवे स्टेटमेंट बेस्ड ABCDE 5 स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं और उसमें बाद में पूछा जाता है कौन सा सही है, A एंड BCE सही है, BCD सही है, ऐसे इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे हर लेक्चर में रहते हैं। तो आप सोचो, अगर हर एक लेक्चर से आपको अगर ये क्वेश्चन मिल रहे हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से लाएगा? कहां से बनाएगा? वो बनाएगा वहीं से। और हम इतने डीप में आपको पढ़ा रहे हैं, इतने डीप में हम क्वेश्चन बना के ला रहे हैं, इतने डीप से क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं, हर लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि जितना पढ़ा वो आपको पूरा रिवाइज तो हो ही, उसके साथ साथ आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो हर दिन, डेली, हमारी क्लासेस में और हमारे टेस्ट के अंदर भी वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट आएंगे। सारे टेस्ट में, हर एक क्लास के एंड में, हर एक वीकली टेस्ट में आपको इन्हीं क्वेश्चंस की लगातार बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप एग्जाम तक इतने ज्यादा कैपेबल हो जाओगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को जैसे ही देखोगे आप छोड़ोगे नहीं, आप फोड़ दोगे उन क्वेश्चंस को आप फोड़ दोगे। इतना मैं गारंटी लेता हूं एज ए टीचर, इससे बाहर कुछ नहीं आता। और ये एग्जाम का पैटर्न है, फिलहाल यही पैटर्न चल रहा है पिछले 5-6 सालों से। लास्ट 5 to 6 years एनटीए का पैटर्न यही है, ICRPG JRF का पैटर्न यही है, ICR SRF PhD का पैटर्न यही है, SRB नेट का पैटर्न यही है। आपको हर क्लास में ये प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वीकली प्रैक्टिस, मंथली प्रैक्टिस, और फिर फुल लेंथ टेस्ट के अंदर ये प्रैक्टिस बार बार आपकी होती रहेगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखोगे और सीधे फोड़ दोगे। चलो, तो अब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी पाइसम सटाइवम एज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। पी प्लांट शोज बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, इसीलिए मेंडल ने सिलेक्ट किया था। उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं ताकि कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन, कंट्रोल्ड क्रॉसेस हम करवा सके, इसीलिए मेंडल ने उस प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो इसका आंसर हो गया पहला, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनिंग ए, आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल वर्कड ओनली विद ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। क्या ये सही है? यस, सही है। True breeding plants produce uniform offspring due to genetic stability over generation। बिल्कुल, क्योंकि उनमें होमोजाइगस कंडीशन होती है, तो यूनिफॉर्म ऑफस्प्रिंग वो पैदा करेंगे, एक जैसी ऑफस्प्रिंग वो पैदा करेंगे, इसीलिए मेंडल ने वो पी प्लांट को सिलेक्ट किया। बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन भी है। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज क्या करती है? यूनिफॉर्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। चलो नेक्स्ट, मेंडल स्टडीड वन ट्रेट एट ए टाइम इन हिज क्रॉसेस। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है।
स्टडिंग मल्टीपल ट्रेट टुगेदर हेल्प इन ऑब्जर्विंग कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंटरेक्शन। क्या ये सही है? एक टाइम पे आप बहुत सारे ट्रेट की स्टडी करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स ट्रेट को स्टडी करने का बेटर मौका मिलेगा। क्या ये सही है? नहीं, एक टाइम पे एक ट्रेट की स्टडी करो। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स, थर्ड आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क अकर्ड इन 1900। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वन शेमाक इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड मेंडल्स रिजल्ट। यस, एक्सप्लेनेशन भी है। A and R are true and R is the explanation of A. इन क्वेश्चन की आपको हर दिन हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, हर दिन। मेंडल यूज्ड पी प्लांट बिकॉज दे एग्जिबिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एग्जिबिट करता है पी प्लांट? बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नेसेसरी टू ट्रैक इनहेरिटेंस क्लियरली। भाई इनहेरिटेंस को आप क्लियरली कैसे देखोगे, है ना? इनहेरिटेंस को आप क्लियरली कैसे आप ट्रैक कर पाओगे कि ये ट्रेट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग होगी तभी तो देख पाओगे कि हाँ येलो है तो येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, येलो के उल्टा अपोजिट ग्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी आप स्टडी कर पाओगे। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्ड वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इन्वॉल्व वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बिल्कुल, मोनो है, मोनो का मतलब ही वन होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है, इसीलिए वहां पे एक ही पेयर को स्टडी करें। एक पेयर मतलब टॉल और ड्वार्फ, रिंकल्ड और राउंड, येलो एंड ग्रीन, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, टर्मिनल एंड एक्सियल, यही होता है। ये सही है स्टेटमेंट। द फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज 3:1। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ये क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेड पाइसम सटाइवम एन आइडियल एक्सपेरिमेंटल प्लांट फॉर मेंडल। लॉन्ग लाइफ साइकिल थी उसकी। क्या लॉन्ग लाइफ साइकिल थी? बिल्कुल नहीं थी। इजी कल्टीवेशन था? बिल्कुल था। बाइसेक्सुअल फ्लावर थे? बिल्कुल थे। एंड ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज थी? बिल्कुल थी। तो ये इसका रीजन हो गया। चलो, in Mendel's monohybrid cross between tall and dwarf pea plants, the F1 generation showed। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया है, तो F1 जनरेशन क्या शो करता है? सिर्फ एक ही ट्रेट को डोमिनेट, ऑल टॉल प्लांट, ऑल टॉल प्लांट। चलो आगे बढ़ते हैं। In the F2 generation of monohybrid cross, the genotypic ratio is। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में F2 जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। सेकंड आंसर। मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन 1865। कहां पे प्रेजेंट किया मेंडल ने अपना वर्क? 1865 में। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में किया? नहीं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। यस, यहां पे उसने अपना पेपर जो है वो पब्लिश किया। चलो, इतने क्वेश्चन थे। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट पे वर्क नहीं किया था, उसने हनी बीज के ऊपर भी वर्क किया था। उसने एक होकवीड नाम की वीड होती है, होकवीड पे भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और भी 2-3 प्लांट है जिनके ऊपर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, बट मेंडल को सक्सेस मिली सिर्फ पी प्लांट के अंदर। सिर्फ पी प्लांट के अंदर उसको सक्सेस मिली। तो ये हमारे कोर्सेज है, ठीक है। ये ब्रीडर 2.0 बैच है, ये ब्रीडर 2.0 बैच है जिसकी कॉस्ट है 4,999। और इसको भी हम डिस्काउंट कूपन होते हैं कुछ, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप हमारा ये वीडियो देख के ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। और उसके अलावा सीनियर ब्रीडर जो ICAR SRF का बैच है वो 5,999 5,999 का बैच है। और ऑफ कोर्स इस पे भी डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप ये ज्वाइन करो, अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो यही क्वालिटी आपको हमेशा मिलती जाएगी। लास्ट तक, एग्जाम के लास्ट डे तक आपको यही क्वालिटी आपको मिलती जाएगी, यही क्वालिटी मेंटेन करके रखी जाएगी। क्वालिटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। हम किस पे फोकस करते हैं? क्वालिटी। तो आप ये बैच, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर हमारा बैच
बैच को परचेज करो, हमारे जो कोर्स है उनको खरीदो और अपनी स्टडी के अंदर एक इफेक्टिव और अच्छे से आप एक इफेक्टिव वे लाओ स्टडी करने की, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर। जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? आगे रिसर्च करनी है आपको, है ना, इसलिए पढ़ रहे हो। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो प्रैक्टिस क्वेश्चन करके। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था और हम आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे और हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की होगी। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया पढ़ाई करते रहिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलो।